आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.2 का पूरे सवाल एक ही वीडियो में, मतलब इस अध्याय को एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। आप यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सर कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब इसका फैक्टर करना है। कौन सा फैक्टर? अभाज्य गुणनखंड के रूप में, मतलब अभाज्य संख्या से इसको क्या करना है? फैक्टर करना है। और इसका गुणनफल जो होगा उसके रूप में लिखना है। जिसमें जो पहला दिया गया है वो दिया गया है सर 140। चलिए पहला ही ले लेते हैं। 140 का जब हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे शून्य इकाई अंक में है तो 2 से लगाएं तो 2 सत्ते 14 जीरो, फिर इकाई अंक 0 हुआ, फिर 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 35, फिर 35 में 5 से लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए 140 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? 140 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। लेकिन ये भी एग्जैक्ट नहीं आंसर हुआ। आंसर क्या बोलते हैं? गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको और आगे क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 के घात 2, मतलब 2 कितने बार आया है? 2 बार, तो 2 लिखे। उसके बाद 5 एक बार है तो 1 लिखे, नहीं लिखे। उसके बाद 7 है, ये इसका सही आंसर हुआ। इसी प्रकार से ये कितना 5 गो सवाल है, एक देख लिए, दूसरा देखते हैं। आइए दूसरा में दिया है 156। चलिए इसका भी हम फैक्टर कर लेते हैं। 156 का जब हम इकाई अंक 6 है, इसमें 2 से भाग लगेगा तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 8 है इकाई अंक, फिर 2 से भाग लगेगा। इसको लगाते हैं 2 तिया 6 और हो जाएगा 2 नमा 18। उसके बाद यहाँ 9 3 12, मतलब 3 से भाग लग जाएगा तो 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब तो 13 हो गया, अब तो लगेगा नहीं। इसलिए हम लिख सकते हैं 156 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। उसके बाद इसको हम लिखते हैं क्या कि 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। इस प्रकार से इसका भी आंसर हो गया। उसके बाद आइए तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरा है सर, तीसरा है 38 25 है। इसका जब हम फैक्टर करते हैं 38 25 का, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर करते हैं तो 2 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इकाई अंक कुछ भी, मतलब ये 5 है, 0 2 4 6 8 में से कुछ भी इकाई अंक रहता है तो उसमें 2 से लगते हैं। तो अब 3 से लगाने का कोशिश करते हैं तो 8 3 11, 2 13, 5 18, 18 में 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब इस संख्या में 3 से भाग लगेगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटा दो 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 पच्चे 15। अब देखिए 3 7 10 5 15, मतलब फिर 3 से लगेगा तो 3 से लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 चौकी 12, और उसके बाद 7 उतारे तो 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। फिर देखिए यहाँ पे 6 5 11, 11 हो गया, 11 में भाग नहीं लगता है 3 से, तो इसमें आप 5 से लगाते हैं तो 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 25। उसके बाद 5 से लगाते हैं तो 5 से 17, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 38 25 को क्या लिख सकते हैं सर? लिखते हैं कि 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, इतना तो लिख सकते हैं। और इसको जब हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 3 के घात कितना है? 2 है, 2 बार आया है। 5 के घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 17, मतलब इसका भी आंसर हम देख लिए। उसके बाद ये चौथा जो दिया गया है सर 5005 है। चलिए इसका हम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 से तो लगेगा नहीं तो 3 से लगाते हैं तो 3 5 और 5 10 हो जाता है। 3 से भी नहीं लगेगा तब 5 से लगेगा तो 5 एकम 5, 2 गो 0 है, इसको बैठा देते हैं, फिर 5 एकम 5। उसके बाद कितना से लगेगा सर? अब देखिए 5 से तो अब लगेगा नहीं, तो उसके बाद 7 से ट्राई करते हैं तो 7 से देखते हैं कि 7 एकम 7 3, फिर 7 7 एकम 7, 7 से नहीं लगेगा। उसके बाद 9 से 11 से लगाते हैं तो 11 11 नमा 99, फिर 11 ही एकम 1, 11 से लगाते हैं तो 11 11 8 88, 11 नमा 99, 1 बचेगा, 1 पर 1 11, 11 से लगाते हैं तो 11 नमा 99। उसके बाद 11 ही एकम 11, उसके बाद 11 नमा 99, 11 ही एकम 11, 13 सत्ते 91, 7 से लग जाता लेकिन नहीं लगाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5005 को 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13, इसमें तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है सर? यहाँ पे दिया गया है कितना है? 74
74 29, इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, पहले 3 से देख लेते हैं। 7 4 11 2 13 5 13 9 कितना हो जाता है 13 9 22 हो जाता है। तो इसमें तो 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा नहीं, 7 एकम 7 7 6 42 नहीं लगेगा, 7 से भी 11 से लगेगा, 7 9 11 से, तो 11 से देखते हैं तो 11 पचे 65, 11 पचे 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 छक 66, 6 बार में 11 छक 66, तो कितना हो जाएगा 74 में से 66 घटेगा तो 14 में से 6 घटेगा 8, ये मतलब 8 पर फिर कितना उतारे 2 उतारे तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 77 इसमें से घटा है तो 5, ये 12 में से 5 घटा, उसके बाद कितना हो जाएगा 11 से भी नहीं लगेगा, इसमें 11 से भी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा 17 से, तो इसमें हम 17 से लगाते हैं। यहाँ 17 से लगाते हैं तो यहाँ हो जाता है 17 चौका 68, 17 चौका 68 मतलब 74 में से जो 68 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा सर 14 में से 8 घटेगा 6, ये कट गया मतलब 6 पर कितना उतारे 2, तो 17 चौका 68, 17 17 51, 17 51 मतलब 62 में से जब 51 घटा है तो यहाँ हो जाएगा 62 में से 51 घटा है तो 1 1 11, 17 नमा 17 34, 17 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119। अब देखिए 17 से लगाए हैं, अब 19 से लगेगा, 17 से तो अब लगेगा नहीं, 19 से, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 अब 5 19 दिया 57, तो इसको हम लिख सकते हैं सर 7429 को 74 29 को हम लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23, यही इसका आंसर होगा। तो मतलब पहला प्रश्न को देख लिया, आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है सर कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म बोले तो जोड़ा, युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है कि नहीं। ये जो संख्या का जोड़ा दिया गया है ना, इसका पहले क्या करना है HCF और LCM निकालना है, और फिर बाद में क्या करना है जो HCF और LCM आया है उसका गुणनफल और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल आता है, अगर आता है तो हाँ लिखेंगे, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 26 को हम जब फैक्टर करते हैं तो 26 को लिख सकते हैं 13 दूनी 26 मतलब 2 गुने 13। चलिए उसके बाद 91 को हम लिख सकते हैं 13 सत्ते 91 मतलब 7 गुने 13। इसके लिए अगर HCF की बात की जाए तो HCF हो जाएगा, इसलिए HCF हो जाएगा कितना, HCF हो जाएगा सर ये 13 कॉमन आ रहे हैं तो ये 13 ही HCF हो जाएगा। उसके बाद LCM की बात करें तो LCM बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, ये 2 का नहीं जोड़ा मिला फिर भी लिखेंगे, 7 का भी नहीं मिला फिर भी लिखेंगे, और ये दोनों 13 में कितना लिखेंगे 1 13 लिखेंगे। आप देखिए 13 सत्ते 91 और 91 दूना कितना होता है 182, जब इसको हम गुना किए तो 182 मतलब ये क्या हो गया LCM हो गया। अब इसको हम 13 से गुना कर लेते हैं, मतलब 182 को हम 13 से गुना करते हैं तो 18 तिया 54 और ये हो जाएगा 2 8 1 6 6 8 5 13 1 2 मतलब ये कितना हो जाएगा सर 23 66, मतलब ये कितना हो गया HCF गुने LCM बराबर कितना हो गया 23 66। और 26 91 को गुना करके देखते हैं, 26 और 91 को हम जब गुना करते हैं तो यहाँ 26 9 6 54 9 दूना 18 5 23, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 3 2 मतलब 23 66, ये भी आ गया और ये भी आ गया, मतलब ये दोनों मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, मतलब ये सही है। उसके लिए अब अगला अब यहाँ पे सबसे पहले 510 का हम फैक्टर करते हैं। 510 का जब हम फैक्टर किए तो 2 से लगाए तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, उसके बाद 2 पंचे 10 2 पंचे 10, फिर 7 5 12 3 से लगाएंगे तो 3 8 24 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 17। चलिए इतना हो गया। उसके बाद ये 92 का जो हम निकाले तो 92 का फैक्टर करते हैं तो यहाँ 2 से हो जाएगा 46, उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 23 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका HCF कितना हो जाएगा, तो HCF जो हाईएस्ट कॉमन होता है उसी को HCF बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का पेयर मिला तो इसको लिखे, उसके बाद तो और किसी भी संख्या का पेयर नहीं मिलता है तो इसको छोड़ दिए।
उसके बाद इसका एलसीएम हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा ये दोनों दो के बदला में एगो दो, उसके बाद ये दो है तो इस दो को लिखे, उसके बाद तीन है तो तीन को लिखे, पांच है तो पांच को लिखे, 17 है तो 17 को लिखे, 23 है तो 23 को लिखे। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, इस सबको हम जब गुना करते हैं तो यहाँ देखिए 5 तिया 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 हो गया। तो यहाँ 17 को 60 से गुना करते हैं, 17 छक्के 7 छक 42, 6 कान 6 4 10, 102, मतलब ये कितना हो गया 10 20 हो गया। उसको 23 से हम गुना करते हैं, तो इसको जब हम 23 से गुना करते हैं तो यहाँ हो जाता है सर कितना हो जाता है 0, उसके बाद 3 दूनी 6, 10 तिया 30, उसके बाद 3 दूनी 0, 2 दूनी 4 और 10 दूना 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो हो जाता है 0 6 4 3 2, मतलब 23,460। अब जब इसको हम दोनों को गुना करते हैं 510 और 92 को, तो यहाँ हो जाता है 0 2 एकम 2 5 दूनी 10, 0 9 एकम 9 और 9 पचे 45। तो यहाँ पे हो जाता है 0 0 0 कितना हो गया 0 2 9 और ये हो गया कितना 6, ये 4, मतलब 46,920। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये तो एलसीएम हुआ ना 23,460, और इसको जब हम 2 से गुना करते हैं तो इतना ही हो जाता है 46,920। बस ये दोनों, मतलब ये दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम दोनों इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से ये भी सही है। उसके लिए अगला देखते हैं। अब 336 का जब हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे 2 से लगाएं तो हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 छक 12 और फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगेगा तो 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 21, अब 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते 21। उसके बाद 54 का फैक्टर करते हैं तो 54 का सर 2 से लगाएं तो यहाँ 2 से हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, और उसके बाद 3 से लगाते हैं 3 नंबर 27, फिर 3 से लगाते हैं 3 तिया 9। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ सिर्फ ये 2 है, ये 2 तो ये 2 लिखे एक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 3 है तो ये 3 लिए, तो यहाँ एक 3 थे, 3 दूनी 6। उसके बाद तो कुछ फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है। उसके बाद एलसीएम इसका जब हम निकालते हैं तो एलसीएम बराबर देखिए ई दोनों 2 के बदला में एगो 2, चलिए ई दोनों 3 के बदला में एगो 3 लिखे। उसके बाद ये 2 बचल है तो 2 गुने ये 2, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 3 और फिर ये 7। अब देखिए इस सबको जब हम गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48 तिया 48, 2 दूना 4 दूना 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 दूना 48 हुआ। उसके बाद 3 सत्ते 21 तिया 63, 48 और 63 को जब हम गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है अतिरिक्त 24, 4 तिया 12 2 14। उसके बाद हो जाता है क्या हो जाता है 8 छक 48, 6 चौक 24 और 4 28, मतलब 4 8 4 12 9 1 10 3, मतलब 30 24। ये कितना क्या हो गया एलसीएम हो गया। और एचसीएफ कितना है सर, तो एचसीएफ है 6 है, तो इसको 6 से हम गुना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए होगा 6 चौक 24, 6 दूना 12 2 14, उसके बाद 6 ये 14, उसके बाद 6 18, मतलब 18,144 हो गया। और जब ये दोनों संख्या को हम गुना करते हैं 36 54 को, तो यहाँ पे देखिए 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 12 1 13। उसके बाद हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15, 5 या 15 1 16। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 4 6 4 8 3 11 के 1 हासिल 1 7 1 8, और ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब 18,144 ये भी आ गया और ये भी आ गया। मतलब इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 2 को भी देख लिए। आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे ये जो संख्या दिया गया है ना, पूर्णांक दिया गया है, इसको फैक्टर करके और तब एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो यहाँ पे तो अभी तुरंत सीखे हैं ना, 12 को हम लिख सकते हैं, मतलब 2 गुने 2 गुने 3। आप चाहे तो इसको ऐसे करके भी फैक्टर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद 15 को हम क्या लिख सकते हैं सर,
15 को 3 गुने 5, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 7। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, तो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये तीनों संख्या में जो तीनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड किया गया है इसमें जो सबसे ज्यादा अधिकतम क्या हो जाएगा, कॉमन रहेगा, वही इसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 3 का मतलब तीनों में 3 है, ये कॉमन है तीनों में, तो यहाँ इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा सर, ये 2 लिखाएगा, ये 2 लिखे, ये 2 लिखे, उसके बाद ये 3 लिखे, तो ये 3 लिखे, 2 लिखे, उसके बाद ये क्या लिखे, तीनों 3 के बदला में एगो 3 लिखे, उसके बाद 5 लिखे, उसके बाद कितना लिखे, 7 लिखे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35 दूना 70 छक्के 7 छक 42 420, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न को देख लिया। उसके बाद दूसरा आता है, तो 17 को लिख सकते हैं सर 17 गुने 1, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 23 को लिख सकते हैं सर 23 गुने 1, उसके बाद 29 को लिख सकते हैं 29 को लिख सकते हैं 29 गुने 1। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, एचसीएफ हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या है, तो कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 लिखे इसका एचसीएफ। और एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 17 गुने 23 गुने 29, तीनों को गुना करके जो आंसर आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा में दिया गया है 8 को हम लिख सकते हैं सर 2 दूना 4 दूना 8, 9 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, उसके बाद 25 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर 5 25। चलिए इसमें भी अब हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ हो जाएगा सर कितना, नहीं कुछ है कॉमन, तो 1 होगा कॉमन, 1 तो सब में है ना। उसके बाद इसका एलसीएम जो हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा, तीनों 2 रहेगा, मतलब यही चीज रहेगा 8 गुने 9 गुने 25, इस तीनों को गुना कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए अब 5वां प्रश्न जो दिया गया है वो है सर कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। इसको दिखाना है कि किसी संख्या n के घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखे हैं, इसको लिखे हैं कि यदि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या अंक अगर शून्य पर समाप्त होगी तो वो कौन से संख्या से विभाजित होगा, 10 से विभाजित होगा, अर्थात 10 बोले तो 2 और 5 से विभाजित होगा, क्योंकि 10 बराबर कितना होता है, 2 गुने 5। यहाँ तक तो क्लियर है सर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखे हैं कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड जब हम किए तब यहाँ पे पाए क्या कि 2 गुने 3 के पावर n है, मतलब 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n गुने 3 के पावर n। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। उसके बाद लिखे हैं कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, जो कि होना चाहिए ना। अगर कोई भी संख्या अंक अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसमें 2 और 5 मतलब होना ही चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए 6 के पावर n क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। चूंकि 6 के पावर n यहाँ पे लिखे 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई संख्या अभाज्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है 2 और 3 के अलावा, तब अर्थात लिखे हैं कि यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती किसी प्रकार प्राकृत संख्या n के लिए। मतलब सीधी सी बात है, एक शब्द में समझिए कि कोई भी प्राकृत संख्या मतलब किसी प्राकृत संख्या n के लिए वो शून्य पर तभी समाप्त होगा जब वो 10 से विभाजित होगा। और 10 से विभाजित कहने का मतलब है 2 और 5 से विभाजित। अगर ऐसा कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो संख्या के अंक शून्य पर समाप्त होगा। अगर इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो वो संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये 6ठा प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है सर कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या है ही, लेकिन इसका कारण बताना है कि क्यों है भाज्य संख्या। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल और देखते हैं कि क्या बोलता है कि भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है सर, तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन है कि ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक भाजक हो। क्या हो सर, 2 से
अधिक, दो से अधिक क्या है, भाजक है, मतलब दो से अधिक संख्याओं से क्या हो, इसमें भाग लगे, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तब यहाँ से उठा के देखते हैं कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा सर, ये दोनों में 13 कॉमन लेंगे, तो 13 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुने 11 प्लस यहाँ 13 था, 13 कॉमन ले लिए तो 1, यहाँ पे हो जाएगा 13 गुने कितना हो जाएगा, 13 इंटू 11 सत्तर 77 प्लस 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 13 गुने 77 1 78 गुने 1, इसमें तो एक अपने मन से लगा दिए, मतलब ये दो से अधिक, इसका जो है ना, इसका जो है दो से अधिक भाजक है, 1 2 3 गो भाजक हो गया, अतः इसलिए यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे इधर वाला को देखते हैं सेम इसी प्रकार से, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 दिया गया है। तो यहाँ पे इसमें 5 कॉमन जब हम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद जब हम गुना किए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबको गुना किए तो हो जाएगा सर 1000 हुआ, प्लस 1 है तो ये 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब हम गुना किए तो यहाँ हो जाएगा 1001 गुने 1, यहाँ पे भी देखिए 2 से अधिक भाजक है, मतलब 1 5 है, 1001 है और 1 है, तो इस प्रकार से अतः भी लिख सकते हैं, अतः यह भी भाज्य संख्या, यह भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 6 को भी देख लिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और अंतिम प्रश्न वही है 7वां प्रश्न। अब देखते हैं 7वां सवाल और अंतिम सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई भी खेल का मैदान है जिसके चारों ओर क्या है सर, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है सर, 12 मिनट लगता है। उसके बाद बोला है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, कहने का मतलब है ये इसका पथ होगा, यहाँ है कोई, ये यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करती है, बोलता है एक ही स्थान, दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब है इधर ही इसी दिशा में सोनिया भी जा रही है और इसी दिशा में रवि भी जा रहा है, लेकिन रवि को लगता है 12 मिनट और सोनिया को कितना लगता है सर, 18 मिनट। तो बोलता है कि ये दोनों एक ही प्रारंभिक स्थान पर कब कितना मिनट के बाद मिलेंगे, तो ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वो होगा 12 और 18 का एलसीएम। तो एलसीएम जब हम निकाले तो 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12 और 18 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 6 2 तिया 6 त्रिक 18। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा सर कितना हो जाएगा, ये दोनों 2 के बदला में एगो 2, उसके बाद ये दोनों 3 के बदला में एगो 3, ये 2 लिखेंगे और ये 3 लिखेंगे, तो 2 तिया 6 6 दूना 12 तिया 36, मतलब ये रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे हम लिख दिए। इस प्रकार से हम प्रश्नावली 1.2 को समाप्त किए। अगर वीडियो पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।